आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जो किसी का हेल्प करता है, किसी का मदद करता है, लेकिन बाद में पुलिस उसी को पकड़ लेती है, उसी हेल्प करने वाले के कत्ल के जुर्म में। पुलिस अगर अच्छे से जांच की होती, अगर अच्छे से सच्चाई को सामने लाई रहती, अच्छे से छानबीन किया रहता, तो शायद वो जेल के अंदर 13 महीना तक नहीं रहता। और बस इसमें पुलिस की ही गलती नहीं थी, इसमें डॉक्टरों की भी गलती थी। और इन दोनों की वजह से एक सीधा साधा आदमी जो मदद करने गया था फिर खुद फंस जाता है, वो भी बेहद गरीब रहता है। लेकिन उस जज साहब को मेरा सलाम है जिसने उसके लिए वकील हायर किया और उसके बाद उसके केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई किया। फिर भी 13 महीने बीत गया और एक गरीब आदमी, एक गरीब लड़का 13 महीने तक जेल में भी रहा और उसके बाद जेल के बाहर आने के बाद भी वो सजा काट ही रहा है। क्योंकि कई बार पुलिस वाले जानबूझकर किसी केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ केस ऐसे बना देते हैं और किसी बेगुनाह को उसमें फंसा देते हैं या किसी बेगुनाह को जेल के अंदर डाल देते हैं। सेम आज की कहानी भी वैसी ही है, कैसे एक बेगुनाह को पुलिस फंसा देती है और उसको जेल में डाल देती है। अगर पुलिस इस केस में थोड़ा बहुत भी छानबीन की होती तो शायद वो जेल के अंदर नहीं रहता, क्योंकि ये केस बहुत ही कमजोर था। अगर मैं आपको कहानी सुनाने जाऊंगा तो कहानी आप शुरू में ही सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहानी कितना कमजोर था, लेकिन पुलिस ने इसको बहुत बड़ा करके दिखाया और एक निर्दोष को फंसाकर जेल में भेज दिया। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, काम भी करता है, फिर आप लोग के लिए कहानी और न्यूज वीडियो भी लेके आता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश की भोपाल से शुरू होती है। होता यह है कि भोपाल में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम राजेश होता है और राजेश बेहद ही गरीब घर का रहता है। वो एक भाई और एक बहन रहते हैं और अपने नाना नानी के घर पे वो लोग रहा करते थे। और उसके बाद उसकी बहन का शादी हो जाता है, वो भोपाल चली जाती है और इधर ही आके ये लोग विदिशा का रहने वाले रहते हैं और भोपाल में रहने लगते हैं। उसके बाद ये रूम लेकर ये भी जॉब करने लगता है। अब इसके बाजू में एक और घर होता है, तो आने जाने के टाइम उससे भी दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद वो कभी जाता तो उसको भी हाय बाय बोल के जाता था। बात 16 जून 2024 की, जब सुबह सुबह राजेश अपने काम पे जा रहा था, तभी घर के बाजू में एक घर रहता है। देखता है कि एक महिला गेट पर खड़ी हुई है और पेट को खूब तेज से दबा रही है और मतलब उसको दर्द हो रहा होता है। राजेश को कहता है कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे पति तो काम पे चले गए और मैं कैसे जा पाऊंगी समझ में नहीं आ रहा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। अब इतना कहती है, राजेश कहता मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप टेंशन मत लो। राजेश उस औरत को वो हॉस्पिटल लेके जाता है, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाता है और उस औरत का नाम आशा यादव रहता है। अब जब राजेश विश्वकर्मा जब उसको हॉस्पिटल लेके जाके हॉस्पिटल में 1-2 घंटा 3 घंटा रहता है, जब उसको इंजेक्शन दिया जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, तब राजेश कहता है कि आप बोलो तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे को काम पे भी जाना है। लेकिन वो औरत कहती है, आशा यादव, कि नहीं आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। उसके बाद वो राजेश वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद घर आ जाता है। शाम हो जाती है, रात को लगभग 8 या 9 बजे पुलिस आती है। आने के बाद राजेश के दरवाजे खटखटाती है। राजेश बाहर निकल के आता है तो पुलिस कहती है कि ये बताओ, तुम्हारे बगल में जो आशा यादव रहती है उनको जानते हो और आज तुम उनसे मिले थे और क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि हाँ साहब, मैं मिला था और पेट में उनका दर्द हो रहा था तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद मैं उधर से चला गया, सुबह सुबह की ये बात में फिर अपने काम पे चला गया। पुलिस कहती है कि उसकी तो मौत हो गई। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ से पूछताछ करके चली जाती है। अगले दिन जब ये राजेश विश्वकर्मा को अपने बहन के घर पूजा में जाना रहता है तो ये वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद उधर ही कहीं पर रहता है रिश्तेदार के घर। तो पुलिस वहाँ के घर पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद कहती है, यहाँ पे राजेश है क्या? घर वाले बताते हैं हाँ राजेश है। राजेश निकल के आता है तो कहते हैं कि हम लोग भोपाल पुलिस है और तुमको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। अब राजेश चला जाता है। राजेश जाने के बाद उधर ले जाकर पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ही उसका गला घोट के मतलब उसका मर्डर किया है। और वो राजेश बार बार चीखता चिल्लाता है, बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहते हैं कि तुमने हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल के जाने के बाद आने के टाइम में तुम उसका मर्डर करके चले आए।
अब उसके बाद वो राजेश बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, उसको कौन भी हेल्प नहीं करने वाला था, उसके घर वालों को भी, बस एक बहन रहती है उसको भी मालूम नहीं चलता है। उसके बाद पुलिस उसको लेके चली जाती है, लेके जाने के बाद उसको जेल में उठा के डाल देती है। लगभग महीनों बीत जाता है, फिर उसकी बहन को पता नहीं चलता है कि वो गया तो गया क्या। फिर उसके घर पे जाती है, वो जाने के बाद पता करती है तो पता चलता है कि उसके भाई को एक मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया है। अब वो जाकर जेल में मिलती है और कहती है कि टेंशन मत लो, मैं बड़े बड़े वकीलों से, अच्छे अच्छे वकीलों से बात करूंगी, तुम बेगुनाह हो तो मैं तुमको भाई छुड़ाऊंगी। उसके बाद वो जाके वकीलों से बात करती हैं। लेकिन आज के ज़माने में आप लोग को मालूम है हर किसी को पैसे चाहिए। कोई वकील 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1.5 लाख, इतना पैसे सुनाते हैं कि लोग बेचारे दे कहाँ से पाएंगे। ऐसे करते करते 90 दिन बीत जाता है, चार्जशीट दाखिल हो जाता है। जब पहली हेयरिंग रहता है कोर्ट में, तब जब ये राजेश विश्वकर्मा वहाँ पे जाता है और जज साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारा वकील कहाँ पे है। तब राजेश विश्वकर्मा थोड़ा झुकी हुई नज़रों से कहता है कि हम लोग के पास वकील नहीं है, मैं इतना पैसे नहीं है कि मैं वकील करूँगा जज साहब। अब जज साहब कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए, ऐसे लोगों के लिए मतलब अदालत में वकील हम लोग मतलब रहते हैं जो केस लड़ते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा, ढूंढेंगे। फिर एक वकील मिलती हैं रीना वर्मा, जो इस राजेश विश्वकर्मा के वकील होती हैं, जो फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती होती। इनको भी दिल से सैल्यूट है रीना वर्मा जी को। ऐसे ही लोगों की वजह से आज हर कोई सच्चाई, हर जगह पर सच्चाई चल रही है, क्योंकि झूठ को दबाने के लिए जितने लोग आगे आते हैं तो सच्चाई को उससे आगे लेके जाने के लिए लोग भी आगे आते हैं। ऐसे में से ही रीना वर्मा है और जज साहब को भी मेरा सलाम है। उसके बाद रीना वर्मा जब चार्जशीट देखती हैं तो देखने के बाद उनको पता पहले टाइम में ही चल जाता है कि केस कितना कमज़ोर है। उसमें यह लिखा गया रहता है कि जो डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम करते हैं उनकी टीम ये लिखी रहती है कि इनके गला घुटने से भी दम मतलब सांसें रुक गई है, जिसका इनका मौत हो गया। और ऐसा भी था कि मतलब सांसें ऑलरेडी पहले से ही रुकी हुई होगी, क्योंकि जब ये आशा यादव जब जाती है हॉस्पिटल में तो कहती हैं कि मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो जो पोस्टमार्टम किए रहते हैं वो 2 चीज़ें लिखे रहते हैं, या तो मतलब सांसें रुकने से मौत हो गई है, या तो कोई गला घोंट दिया, दोनों लिखा है, मतलब क्लियर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद उनके जिस्म में पूरे बॉडी पे कोई भी मतलब इंजरी का कोई भी निशान नहीं है कहीं पे भी। अगर कोई मतलब हाथापाती या कोई भी दबाया होगा तो कुछ रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। और उसके बाद और भी पुलिस वाले चढ़ा बढ़ा के उसमें लिख दिए होते हैं। लेकिन जब ये रीना वर्मा पूरा केस को पढ़ लेती हैं, देख लेती हैं, चेक कर लेती हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है अगर पुलिस चाहती तो उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे में थे। क्योंकि जब वो राजेश विश्वकर्मा से मिली तो वो बताता है कि मैंने गया था और जाने के 1-2 घंटे बाद ही मैं वहाँ से निकल गया था, या सुबह में गया था तो लगभग 11-12 बजे चला गया। लेकिन 11-12 बजे जाने के बाद भी जो आशा यादव थी वो जिंदा थी। तो उनकी शाम को मतलब मौत हो गई। और यहाँ पे पुलिस ये बोल रही है कि सुबह में ही मौत हो गई। तो अगर सुबह में मौत हो गई आशा यादव का, तो पूरा दिन भर किसको सुई और इंजेक्शन और भी दवाएं किसको चढ़ रही थी? या तो मतलब हॉस्पिटल वाले एक डेड बॉडी को जो पहले से ही मर गया है उसका इलाज कर रही थी। अगर ये सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ रहता तो पता चल जाता कि ये जो राजेश विश्वकर्मा है कब गया था, कब आया। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किया। उसके बाद अगर पोस्टमार्टम होता है तो जो जिसका पोस्टमार्टम होता है वो क्या कपड़े पहना हुआ है, क्या क्या उसके मतलब बदन पे जो भी चीज़ रहता है सब पोस्टमार्टम में लिखा जाता है। लेकिन आशा देवी जब गई हॉस्पिटल तो उस टाइम वो दूसरा कपड़ा पहनी हुई थी, और जब पोस्टमार्टम जो चार्जशीट में लिखा गया है ये दूसरा कपड़ा लिखा गया है। तो यानी तो वो घर से कुछ कपड़े लेके गई नहीं कि वहाँ पर जाने के बाद चेंज कर ली। तो पुलिस ने ये भी जाँच नहीं किया कि कपड़े कैसे चेंज हो जाएंगे, और पुलिस ने मतलब चार्जशीट बना दी और अच्छे से छानबीन भी नहीं की। उसके बाद जो रीना वर्मा रहती है इस केस कोर्ट में लड़ती हैं और जज साहब के सामने पूरी सच्चाई, पूरी वाकया सुनाती हैं। अब पुलिस को भी इधर सीरन होने लगती है कि ये तो केस इतना कमज़ोर पड़ गया कि पहले बार में ही लगता है कि पुलिस की सामत आने वाली है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे अपना काम अच्छे से नहीं किया था। सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किया था, कपड़े के बारे में पता नहीं लगाया था, कब वो राजेश आया था, लास्ट में उस आशा यादव के साथ में कौन था कौन नहीं था। और डॉक्टर लोग भी इधर ऐसा लिखे थे मतलब कि गला घुटने से भी मतलब मौत हो गई है और सांसें रुकने से भी हो गया था। ऑलरेडी सांसें का उनका प्रॉब्लम भी था, सांस लेने में भी प्रॉब्लम था, तो साफ साफ उसमें नहीं लिखा गया था।
अब उसके बाद कुछ दिन तक ये केस चलता है। चलने के बाद 13 महीने के बाद इसी जुलाई में, जो 2025 जुलाई को लास्ट वीक में, वहाँ का जो कोर्ट होता है वो राजेश विश्वकर्मा को बाइज्जत बरी कर देता है। और बरी करने के बाद पूरा जो केस रहता है, पूरा चार्जशीट रहता है, सब खारिज कर देता है, क्योंकि सब झूठा रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। खुद कोर्ट कहता है कि अगर सच में कोई कातिल है, कोई मर्डर किया है, तो क्यों नहीं उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस ने लगाया है, या कोई है ही नहीं। और इसमें साफ साफ है कि मतलब अब तक यही पता नहीं चला कि एक कत्ल है या मतलब नेचुरल डेथ है, मतलब अपने आप सांस रुकने से मौत हो गई थी। उसके बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन अंदर का जो 13 महीना वो सजा काट के आया राजेश, क्या उसकी सजा, क्या उसकी ज़िंदगी कोई ला सकता है? कोई नहीं ला सकता है। लेकिन बाहर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी इंतजार कर रही थी। जब वो बाहर आता है बेचारा, और जब जाता है अपने रूम पे, जिस रूम को भाड़ा पे लिया रहता है, तो 13 महीना जेल में रह रहा होता है। तो 13 महीने का मकान मालिक पैसे मांगता है कि 13 महीने का पैसे जमा कर दो, फिर अपना सामान वामान कुछ जो भी है वो लेके जाओ। बताओ वो बेचारा कहाँ से देगा? और उसके बाद जहाँ भी जाता था काम मांगने, कोई काम नहीं देता था। और आज नहीं तो कल कोई भी जान जाता कि ये जेल में से रह के आया था। लेकिन उससे पहले ये राजेश विश्वकर्मा बता देता था अपना बारे में कि मेरे ऊपर झूठा केस लगा था, मैं 13 महीने जेल में रह के आया हूँ, और काम मांगता था। क्योंकि काम देने के बाद किसी को पता चलता था, कोई भी काम पे नहीं रखता था। उसके बाद कोई काम नहीं देता था। और उसके बाद ये अपने बहन के घर पे जाके रह रहा होता है। लेकिन बाद में जो रीना वर्मा होती हैं, उनको फिर से मेरा सैल्यूट है, सलाम है। वो कहती है कि मैं फिर अदालत में केस लड़ूंगी मुआवजे के लिए, हर्जाना के लिए, क्योंकि 13 महीना जो चला गया वो कौन देगा, कहाँ से आएगा? उसके लिए राजेश विश्वकर्मा को हर्जाना मिलना चाहिए, और केस में जीतूंगी। तो मैं भी यही दुआ करता हूँ कि रीना वर्मा जी ये केस बहुत जल्द जीत जाए, और राजेश विश्वकर्मा को हर्जाना के तौर पे पैसे दिए जाए, जिससे उसके आगे वाली ज़िंदगी में, आने वाली टाइम में उसके लिए कुछ ना कुछ राहत का पल दे। क्योंकि वो कहीं भी जाएगा तो लोग उसी नज़रों से देखेंगे, तो उसको हर्जाना मिलना चाहिए। तो ये थी एक बेगुनाह की, एक ऐसे लड़की, गरीब लड़की की कहानी, जो बेचारा बस किसी का हेल्प किया था, किसी का मदद किया था, लेकिन पुलिस ने अच्छे से छानबीन नहीं किया, और उसी लड़के को, उसी गरीब लड़के को फंसा दिया। मतलब वो पुलिस चाहती तो छानबीन करती, तो शायद ये लड़का 13 महीने जेल में नहीं रहता, और पुलिस की वजह से इस लड़के के ऊपर कलंक भी लग जाता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी आहत पहुंचाने का नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। आज के ज़माने में कहीं भी आप लोग रहें तो सेफ रहें, और बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास नहीं करें, बहुत जल्दी किसी को भी अपना नहीं समझे। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर बाद में धोखा खा जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।